ओके जी। सो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर देता हूँ। ये नोट्स आपसे क्लास एंड पे जो है वो मिल भी जाएंगे आपको। आप इन्हें आसानी से देख भी सकते हैं। माइक किसी का बंद है, माइक बंद कर दीजिएगा जी सबके। ओके जी। पार्टिसिपेंट्स, हमने ऐसे के इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश की थी। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। जब हम ऐसे की बात कर रहे होते हैं, इसके इंट्रोडक्शन से क्या मुराद होता है। देखिए, ऐसे जो है याद होगा जब मैं शॉशैंक रिडेम्पशन एक मूवी की बात कर रहा था। मूवी की बात करते हुए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जब मूवी का सीन ओपन होता है तो क्या वो हमें सब कुछ बता देता है। आपने मुझे बताया था कि वो सब कुछ नहीं बताता है। मूवी का एक सीन हमें सब कुछ नहीं बताता, सब कुछ नहीं दिखाता है। बल्कि हमें जो है वो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि बाद में पता चलती हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी तवज्जो को कैच कर लेता है, हमारी अटेंशन को कैच कर लेता है। और हमारी अटेंशन जो है वो जब कैच होती है तो उसकी बिना पे हमारे लिए ये बड़ा आसान हो जाता है कि हम सारे के सारे थीम को, सारी की सारी मूवी को समझ सकें। सारे थीम को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर एक चीज सामने आती है, और वो चीज ये है कि हम अपने ऐसे को किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। ऐसे के इंट्रोडक्शन में याद रखिएगा कि इंट्रोडक्शन भी बिल्कुल एक मूवी की तरह होता है जिसमें आपने अपने रीडर्स की अटेंशन को कैच किया। ये सबसे पहले। आज के इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे का इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन मुख्तलिफ टाइप्स के कैसे होंगे, आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को कैसे बेहतर बनाएंगे, और फिर हम जो है वो थीसिस स्टेटमेंट पे चले जाएंगे। जब हम थीसिस स्टेटमेंट पे जाएंगे तो फिर ज्यादा डिटेल से चीजों को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले एक कहानी को बनाना है, वो मैंने सीएसएस के पेपर 2023 से लिए हैं। मैंने हर एक जो टॉपिक है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि उसके ऊपर मुख्तलिफ टेक्निक्स हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम किस तरह से जो है प्रोसीड फर्दर करेंगे। पहला हमारे पास जो है टाइटल है रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स इन द पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले भी है कहानी। आप अपने ऐसे को जब लिखने बैठते हो, याद है हम आउटलाइन पे भी बात करेंगे, लेकिन हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पे थोड़ी बात करना चाहते हैं। फिर सारी की सारी चीजें हम सिस्टमेटिक वे से लेके चलेंगे। इंसान के पास एक आदत है, इंसान कहानी को सुनना, बताना पसंद करता है और उसे आगे लेके चलना पसंद करता है। ये स्टोरी है इंसानों की जो है वो, हम फैसिनेट हो जाते हैं स्टोरीज के साथ। जब कोई हमें स्टोरी बता रहा होता है, कहानी बता रहा होता है, हम उसे सुनने की कोशिश करते हैं। और ये हमारे पास हमारे ऐसे का इंट्रोडक्शन शुरू करने का पहला तरीकाकार। Once upon a time in a quaint town in Pakistan there lived two friends, Ali and Ahmed. हमारे पास टाइटल क्या है, रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान, अनअर्थिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस कॉन्ड्रम। हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि कॉस्ट इफेक्टिव कॉन्ड्रम क्या है। हम कहानी को शुरू कर रहे हैं दो लोगों से, अली एंड अहमद से। दे वर पैशनेट अबाउट द इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन। अब ये देखने की कोशिश करना है कि कैसे कहानी को वो शुरू करता है और कैसे जो है वो उसको रिलेट करता है पाकिस्तान के साथ। ये इंट्रोडक्शन का पहला तरीकाकार है। मैं इंट्रोडक्शन के जितने तरीके बताऊंगा, टाइम की कमी की वजह से हम लोग इनको रिपीट नहीं कर सकेंगे, रिवाइज नहीं कर सकेंगे। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी, गुजारिश आपसे ये होगी कि जहां पे समझ नहीं आएगी प्लीज मुझे वहीं पे रुक के उसको दोबारा पूछ लीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। ऐसे के ये कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जिनकी रिप्लेसमेंट नहीं होगी, या ऐसे के वो लेक्चर्स हैं जो इससे पहले मैंने अपने किसी सेशन में नहीं इनको पढ़ाया। ये वो वाले सेशंस हैं जो कि बिल्कुल आपके लिए नए हैं और सबके लिए नए हैं। सो इसलिए वो पार्टिसिपेंट्स जो हमारे पास हैं वो रिकरिंग हैं, जो जिन्होंने पहले भी कोई सेशन अटेंड किया है, प्लीज मेक इट श्योर कि आप इनको समझ लीजिएगा। एक स्टोरी से हमने इसको शुरू किया। अब ये स्टोरी क्या थी, अली एंड अहमद दे वर पैशनेट अबाउट द एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन। मैंने कीवर्ड्स जो है वो यहाँ पे वही यूज किए जो कि हमारे टाइटल से रिलेटेड है, टाइटल में पाए जाते हैं। Ali believed that recycling was the key to a greener future, while Ahmed was more skeptical about its cost effectiveness. आप अपनी कहानी को शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज जो है वो याद रखनी है कि इंट्रोडक्शन में आपके पास वही वर्ड जो है वो इस्तेमाल होने चाहिए जो आप
रिसाइकलिंग है, आ गया। ये सारे के सारे वर्ड्स कौन से वाले वर्ड्स हैं? ये वही वर्ड्स हैं जो कि हमारे पास हमारे टाइटल में मौजूद है। जो हमारे टाइटल के अंदर मौजूद हैं, ये वर्ड्स वही इस्तेमाल हुए हमारे इंट्रोडक्शन में। सो जी, अब हमें पता चला कि कहानी हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब चलेंगी वही जो हमारे पास टाइटल में मौजूद है। एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन जो है वो कंजर्वेशन है, हमारे पास रिसाइकलिंग है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। अब कहानी में हम चलते हैं। लिटिल डिड दे नो दैट देयर जर्नी वुड अनवेल द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। अब यहाँ से आगे देखिएगा, रिसाइकलिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट हैज बीन हेल्ड एज अ क्रूशियल सॉल्यूशन टू क्रब। हम अपनी डिटेल्स जो है वो देंगे। मकसद ये है कि एक स्टोरी से हमने ये जो पैराग्राफ है इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक स्टोरी से इंट्रोडक्शन को आगाज किया। स्टोरी से जब मैंने कहा तो क्यों कहा, नोट कर लीजिएगा। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ये है कि हम स्टोरी से फैसिनेट हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ये है, जब मैंने आपके माइंड में ये दोनों के दोनों नाम जो हैं वो करेक्टर्स आ गए। अब यहाँ पे आप जो हैं वो कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, फिर आपने इनकी कन्वर्सेशन से रिलेट करना शुरू कर दिया। आपने मेन टॉपिक को, रिसाइकलिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। मैं जब इवेल्युएशन सेशंस को अटेंड करता हूँ, मैं देखता हूँ कि एस्पिरेंट्स जो हैं, टाइटल उनके इंट्रोडक्शन में बिल्कुल नजर नहीं आता। बहुत से ऐसी मैंने इवेल्यूएशंस देखी कि टाइटल यहाँ पे मौजूद है लेकिन टाइटल मुझे इंट्रोडक्शन में कहीं नजर नहीं आएगा। किसी ने उठा के रॉबर्ट सौदे की कोट डाल दी है, किसी ने विलियम वर्ड्सवर्थ को डाल दिया, किसी ने आइंस्टाइन को मेंशन कर दिया, योवल नो हरारी की बातें कर दी, किसी ने कोई कुरानिक वर्स ले ली, किसी ने बाइबल से कुछ उठा लिया, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइटल। सो टेलिंग अ स्टोरी डज नॉट मीन दैट यू आर टेलिंग a lot many things about you. Yes, you are talking about, do not need to relate it to your topic. One thing that should remain intact in your mind and you should follow it all the times, that is that the title should not go anywhere. So हमें इसी से रिलेट करना है। इस कहानी को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि टेलिंग अ स्टोरी हमारे पास मेन कंसर्न है। फिर उसके बाद द पर्पस ऑफ दिस essay is to explore the intricacies surrounding the recycling project in Pakistan. तो हमने ये सारी की सारी चीजें रिलेट करने की कोशिश। हम इसको एक से दो दफा पढ़ेंगे खुद से तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से रिलेट करना। तो हमने ये देखा कि वो कहानी जो पहले पैसे आ रही है, नायक की बात है, वो हमारे पास हमने यहाँ पे रिलेट किया और उसके बाद खत्म कर दिया। क्या ये पता चल सका आपको, क्लियर हुआ कि हम अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन को एक स्टोरी की तरह से शुरू कर सकते हैं, एक स्टोरी के साथ भी लेकर चल सकते हैं? इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सका। क्लियर, ऑलराइट जी। पहला तरीका मैंने अर्ज किया कि नोट कर लें। आपने जब अपने पेपर में बैठना है तो बहुत से प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन ये हम प्रिफर नहीं करेंगे। ये तरीकेकार को प्रिफर नहीं करेंगे, तरजीहाती बुनियादों पे इसको यूज नहीं करेंगे स्टोरी को। इस स्टोरी को हम तभी यूज करेंगे जब हमारे पास जो मैं तरीके आगे बता रहा हूँ उनमें से कोई मौजूद नहीं होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जब रिलेट करने की कोशिश कर रहे होते हो तो इन कैरेक्टर्स को आप बहुत डिटेल से आगे तक लेके जाने की कोशिश करते हो, लेकिन जब हमारे पास कोई मेथड नहीं होगा तब हम इसे यूज कर सकते हैं। टेलिंग अ स्टोरी, ये हमारे पास एक एवरेज मेथड है, बहुत अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बेहतरीन नहीं है हमारे पास जिसको समझा जाता है। आगे चलते हैं। नरेट एंड एंकीडोट। देखो, एंकीडोट जो है, अब समझ में ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर कहानी भी तो वही है, एंकीडोट भी तो वही है, फर्क क्या हुआ? सीएसएस के 2023 के पेपर में से ये एक और टॉपिक मैंने उठाया, ये एंकीडोट के बारे में बताने के लिए। एंटीडोट का मतलब वो वाला इंसिडेंट है जो सारा पाकिस्तान जानता है। जैनब के इंसिडेंट को आप जानते हो, एंटीडोट जो है वो।
एक ऐसी स्टोरी जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, एक ऐसी स्टोरी जो आपने बुक में पढ़ी थी। कव्वे की कहानी पढ़ी थी बचपन में जो प्यासा था, वो एंटीडोट है। जैनब के साथ पाकिस्तान में जैनब रेप केस हुआ, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, एंटीडोट है। हमारे पास रियल लाइफ इंसिडेंट्स एंटीडोट कहलाते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो कि फिक्टिशियस नहीं होने चाहिए, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो एंटीडोट होते हैं। ठीक है। अब एंटीडोट का मतलब ये है कि वो वाले इंसिडेंट्स जो हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं वो एंटीडोट हो सकते हैं, लेकिन वो आपका जाती एंटीडोट नहीं होना चाहिए जिसे आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। आपके एग्जामिनर को भी उसका पता होना चाहिए। मान लीजिए यू आर टॉकिंग अबाउट एन इंसिडेंट जो नेशनल लेवल पे हुआ, मुख्तारा माई का इंसिडेंट हुआ, सभी लोग जानते हैं। तो कुछ ऐसा इंसिडेंट। अब हमारे पास, जैसे मैं ये कहूँ, अ फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन एल्स वॉक आउट। मैं कहूँ ये 1916 की दोपहर का इंसिडेंट था। उर्दू में समझाना चाह रहा हूँ, समझ लीजिएगा। 1916 का दोपहर का वाकया था। एक नौजवान ने जब देखा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म सितम हुआ, वो अपनी फाइलें उठाई और अब दफ्तर में चला गया। वहां पे जाने के बाद उसने एक नया काम किया, और उसने क्या किया, उसने वहां पे मुसलमानों के हकूक के लिए आवाज उठाई। दुनिया को बदल के रख दिया। वो मोहम्मद अली जिन्ना था। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट ऑफ द 9th मई, ये इन्होंने ऐसे तबस्सुम में लिखा। इट वाज a very sunny day of 9th May when the people they were using slangs against the 9th May पे बात करते हुए वैसे ही डर लग रहा होता है। So when the people they were using the slangs against the state institutions and they were trying to do this and that वगैरह वगैरह वगैरह। The thing is that I want you to understand there's a difference between a story and the antidote. The incidents, those incidents who exist at the national level, you can talk about that, but you are not supposed to provide obscure events and the details जो आपका एग्जामिनर नहीं जानता. If your examiner is not hand in glove with those details, you need to change it. So अब हमारे पास जो है एक इंसिडेंट हमारे पास है, a friend walks in when everyone else walks out. It is the main topic. Now we will try to understand कि किस तरह से उसने एंटीडोट को इस्तेमाल किया. It was a chilly winter evening, and the school corridors were empty and silent as the last bell rang, signaling the end of another taxing year. In the midst of this solitude stood Aisha, a shy, introverted girl, feeling a heavy weight of loneliness upon her shoulder. जस्ट इमेजिन कि अपनी रीडर की अटेंशन को कितनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे कैच किया गया। चिली विंटर इवनिंग, इन अल्फाज का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि उसकी आंखों के सामने ये मंजर आ सके। स्कूल कॉरिडोर्स वर एम्प्टी एंड साइलेंट। ये साइलेंट हमारे पास फिगरेटिव है। हमारे पास कुछ जुबान, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि रेड एप्पल्स, ठीक है। अब मैं एप्पल कहता तो शायद वैसे भी एप्पल जहन में आ जाता, जब मैंने रेड कहा तो रेड ही एप्पल जहन में आएगा। सो ये हमारे पास डे वैसे भी हो सकता था, टैक्सिंग डे क्यों यूज किया गया, ठीक है। इन द मिस्ट ऑफ दिस सॉलिट्यूड स्टूड आयशा। अब आयशा की कैरेक्टराइजेशन, a shy and introverted girl। हमारे स्टूडेंट्स के साथ मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि वो अच्छा लिखते नहीं है। और अच्छा क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो अच्छा पढ़ते नहीं। देखो, कोई बंदा भी तब तक जो है वो जिम के अंदर हैवी वेट चैंपियन नहीं बन सकता जब तक कि वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। उसको उठाना पड़ेगा, वजन उठाएगा, लिखेगा, बार बार लिखेगा, फिर पता चलेगा। सो ये स्टोरीज भी इसी तरह से होगी। मैं आज ही के लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि आप अच्छा लिख कैसे सकते हो, टिप्स कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो मैंने जब लिखा, जब मैं अच्छा लिखता था तो मैं न्यूज़पेपर्स में लिखता रहा हूँ। आई एम श्योर कि जिन लोगों ने मेरी टाइमलाइन विजिट की होगी, नईम साहब हो गए या जो ऐसे लोग जो काफी देर से वाबस्ता हैं, वो जानते हैं कि काफी पेपर्स में मैं लिखा करता था। तो वो कैसे आते हैं, आई विल डेफिनेटली शेयर द टिप्स एंड ट्रिक्स विद यू सो दैट आप इसको इम्प्रूव कर सको। अब यहाँ पे देखिएगा, हमें एंटीडोट से जो है वो वन डे आयशा सैट ऑन ए लॉन्ली बेंच। टाइटल है फ्रेंड वॉक्स इन एवरीवन व्हेन एवरीवन एल्स वॉक्स आउट। ये टाइटल जहन से नहीं निकलना चाहिए। और हम जो है वो जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये देखते हैं, while others walked away busy with their own lives,
Zara walked in, extending her hand of friendship and offering Aisha the gift of acceptance and understanding. ये हमारे पास क्या थी, इसकी थीसिस स्टेटमेंट है, टाइटल के मुताबिक हमने इसको बनाया। सो दूसरी चीज जो मैं समझाना चाहता हूँ मेरी डिस्कशन वो एंटीडोट के ऊपर है। I want you to understand whatever I have mentioned here in the very first paragraph. And remember one thing, for me right now, your understanding is important. I want you to understand what do we mean when we say an antidote. What do I mean when I talk about a story? There is a difference between a story and an antidote. An antidote is something जो सब जानते हैं, जो सबको पता है, ठीक है। हमने ये एंटीडोट को समझा। आगे बढ़ने से पहले क्या ये दोनों तरीके आपको पता चल गए, क्लियर हो गए? एंटीडोट हमारे पास क्या होता है, स्टोरी से हम कैसे कर सकते हैं, ये रिकमेंडेड है, इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इसको आसानी से यूज कर सकते हो, इसको आसानी से यूज करोगे। नंबर 3, स्टार्टलिंग फैक्ट्स एंड हमारे पास स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या हो सकते हैं, क्या हो सकता है हमारे पास, स्टेट क्या हो सकता है, किस तरह से आगे चलते हैं। चलिए इसको जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, मिलकर देखने की कोशिश करते हैं कैसे हम अपने ऐसे को जो है वो शेयर करेंगे। निश्वा, ओवर टू यू, अगर आप इससे पढ़ सकें प्लीज। Startling fact. Did you know अच्छा, that online learning has been found? एक सेकंड प्लीज रुकेगा। वी हैव अ क्वेश्चन एंटीडोट की नहीं समझ आई मुझे। एंटीडोट इज समथिंग जब आपने रियल लाइफ इंसिडेंट की बात कर रहे हो। एंटीडोट इज समथिंग व्हेन यू आर टेकिंग द इंसिडेंट फ्रॉम द न्यूज़पेपर। Antidote is something when you are not talking about the obscure event. Antidote is something that is available in the newspaper. If you are talking about the incident of 9th May, that is available in the newspaper and the social media, that is antidote. But if you are talking about Sanina, you and your friend Aisha, Azra, whatever the name of that lady is, that is the story. Okay. Antidote is जो आपका एग्जामिनर भी जानता है, ठीक है। जैसे हम ये कहें कि पाकिस्तान की जो है एंटीडोट के अंदर एग्जाम्पल जो हैं वो हम अभी रिलेट करने वाली बात को आप उसको हम बाद में देखेंगे, रिलेट करने वाली बात को हम देखेंगे। हम सिर्फ अभी समझ रहे हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। रिलेट करना तो बाद में आएगा ना। एंटीडोट और स्टोरी में समझ आ गया आपको, रिलेट तो अभी हम सबको जो है वो देखेंगे कैसे करना। We will definitely try to relate every technique. I'm waiting. Did I answer your question, Sanina? Is it clear? So that we may move on. Okay, please. Did you know that online learning has been found to increase information retention rates by up to 60% compared to traditional classroom instruction? As technology continues to revolutionize the way we approach education, the debate between online learning and traditional classroom methods has intensified. While some argue that human touch of in-person teaching is irreplaceable, others champion the convenience and effectiveness of online learning platforms. In this essay, we will delve into the compelling evidence that suggests online learning is not only convenient but often more effective than traditional classroom instruction. थैंक यू सो मच। सीधा ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। बाकी तो रिलेट करने के लिए है ना, मेरा इंट्रोडक्शन का ये पैसेज है और ये एक ही पैराग्राफ में एंड हुआ है, ठीक है। एंटीडोट में भी ऐसा ही होगा, जो पहला पैराग्राफ है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। 10 से लाइनें ऊपर नहीं जा सकती हैं किसी भी केस में, किसी भी सिनेरियो, ठीक है। अब जहाँ पे मैंने ये बात कर दी, इट मीन्स कि यहाँ पे मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट पुट कर दी है ना, ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है। अच्छा जी, स्टार्टलिंग फैक्ट और स्टैट हमारे पास क्या होते हैं? डिड यू नो, अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ये स्टार्टिंग फैक्ट है। डिड यू नो दैट ऑनलाइन लर्निंग हैज बीन फाउंड टू इंक्रीज इंफॉर्मेशन रिटेंशन रेट्स अप टू 60% कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। हमने ये देखा कि हम अपने ऐसे का इंट्रोडक्शन एक फैक्ट या स्टैट से भी कर सकते हैं। As technology continues to revolutionize the way, अब हमें ये समझ में आया कि तीसरा तरीकेकार जो हमारे पास हो सकता है वो हमारे पास ये हो सकता है कि हम या तो स्टैट को यूज कर लें या फैक्ट को यूज कर लें। अब ये फैक्ट क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ऑनलाइन लर्निंग हैज बीन फाउंड टू इंक्रीज इंफॉर्मेशन। सो हमारे पास जो है इसको हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, हम रिलेट कर सकते हैं। और रिलेट किस तरह से करेंगे? ऐसे कि स्टार्ट से लेके ऑनवर्ड जितनी भी टेक्निक्स हैं सारी की सारी, वो इनसे हम कभी भी डेविएट नहीं कर सकते, निकल नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता
कि जो टेक्निक्स यहाँ पे मेंशन है इनके अलावा भी हम अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन को शुरू करें। ये एग्रीड अपॉन टेक्निक्स हैं और इनके अलावा अगर आप शुरू करते हैं तो आपका इंटरेस्ट लेवल आपके रीडर्स जो है वो उसका खत्म हो जाता है। सो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, यहाँ पे गया जी, आप कर सकते हैं अनुष्का। सो अगर हम इसके बाद थीसिस स्टेटमेंट की बात करें, we will delve into compelling evidence that just online learning is not only convenient but often some more effective than traditional classroom instructions। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड ले ली, यहाँ पे ये मेरे पास पहले पैराग्राफ का इख्तिताम होगा, ठीक है। हमने ये देखा कि जो हमारे पास तीसरा मेन तरीकेकार जिससे हम शुरू कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन को, वो स्टार्टिंग फैक्ट हो सकता है। वो फैक्ट कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी बात कर सकते हैं फैक्ट में जो है वो। अच्छा देखिएगा, हमारे पास अपने अपने रीडर की अटेंशन को पुल करना है कि वो अपने कंफर्ट जोन से उठे, उसकी क्यूरियोसिटी जो है वो अरोज हो कि हाँ यार ये बात क्या कहती है, ठीक है। मतलब डू यू नो दैट ऑनलाइन लर्निंग टू इंक्रीज इंफॉर्मेशन रिटेंशन रेट्स बाय अप टू 60%। अब हमारे पास 60% पाकिस्तान में रिटेंशन कभी भी नहीं हुई, ठीक है। हमारे जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेज हैं, हमारी रिटेंशन रेशियो जो है वो बहुत भी जाए तो 40% पे जाती है। तो जो लोग जो हैं इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे वो हैरान हो जाएंगे कि अच्छा 60% तक चला गई। तो इट इज समथिंग कि जो उसको स्टार्टल करता है। ये हमारे पास टेक्निक है। इज इट फाइन जी? क्या इसकी समझ आ गई आपको? क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोज अ क्वेश्चन। इससे पहले मैंने अपने एस्पिरेंट्स को हमने सिर्फ 3 टेक्निक्स पढ़ाई थी। पहला, आप जो है वो एंकीडोट से यूज कर सकते हो, फैक्ट से यूज कर सकते हो, कोट से यूज कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अब मैं एक नई चीज बता रहा हूँ आपको, पोज अ क्वेश्चन। लैंग्वेज जो है ये हमारे पास एक लिविंग फिनोमिना है, इसमें नई नई चीजें आती रहते हैं। सो हमारे पास जो इस्टेब्लिश नेक्स्ट एक तरीकेकार है वो है क्वेश्चन पोज करना। सो क्वेश्चन पोज करना, हम एक क्वेश्चन जो है वो पोज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर जो है वो पोज किया गया है, और फिर देखते हैं कि क्या है। जी जी प्लीज, कैन Can आई a टेक्स्ट? can a tax on something we consume daily be the key to fostering healthier dietary choices? Is is it possible that the price we pay for our favorite soft drinks and indulgent food affects not only our wallets but also our well-being? These questions lie at the heart of an ongoing debate over whether high taxes should be levied on such unhealthy food options to promote healthier eating habits in society. As the global epidemic of obesity and diet related illness continues to escalate, governments around the world are exploring innovative approaches to encourage their citizens to adopt healthier lifestyles. One such measure that has gained attention in the imposition of higher taxes on soft drinks and junk foods. Proponents argue that by making these products more expensive, people may think twice before indulging food choices, ultimately leading to reduced consumption and improved public health outcomes. ओके जी, ये भी CSS 2023 के पेपर जो है वो उसमें से लिया गया टॉपिक है। अगर मैं पहले टॉपिक आपको जो है वो बता दूं तो आपके लिए जो है वो समझना आसान हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे टॉपिक लिख रहा हूँ, जरा गौर से पढ़िएगा, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। टू encourage healthy eating, higher taxes should be imposed on soft drinks and junk foods। ये हमारे पास एक टॉपिक है। To encourage healthy eating, higher taxes should be imposed on soft drinks and junk food। CSS 2023 के पेपर में टॉपिक नंबर 7 ये आया हुआ है। अब हमारे पास तरीकेकार ये है कि जब हमने क्वेश्चन जो है वो उससे अपना स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन का, लेकिन ये कोई आम क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास रेट्रिकल क्वेश्चन होना चाहिए। RHETORICAL, रेट्रिकल क्वेश्चन जो है। सो व्हाट डू वी मीन बाय रेट्रिकल क्वेश्चन? ये होता क्या? रेट्रिकल क्वेश्चन ये
होता है जब आप अपने पढ़ने वाले की अटेंशन को इनकैप्सुलेट करते हैं और वो ये सोचता रहता है कि आगे क्या होने जा रहा है, आगे क्या होने जा रहा है, आगे क्या होने जा रहा है। देखिएगा जरा पहली स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कैन अ टैक्स ऑन समथिंग वी कंज्यूम डेली बी द की टू द फॉस्टरिंग हेल्थियर डाइटरी चॉइस। अब देखें जब उसने इसको पढ़ा उसके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आ गया कि इसका आंसर हो क्या सकता है, यस नो, इसका आंसर क्या होगा, वो आंसर्स के बारे में सोचना शुरू हो जाएगा। अब कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। रेट्रिकल क्वेश्चन का मतलब है दोबारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इज इट पॉसिबल दैट द प्राइस वी पे फॉर आवर फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड इंडल्जेंट जंक फूड्स अफेक्ट नॉट ओनली आवर वेल्थ बट आल्सो आवर वेलबींग। हम ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं और ये रेट्रिकल क्वेश्चंस होंगे। हमारे पास जो फोर्थ नंबर वाला मेथड है वो ये है कि हमने वो वाले क्वेश्चंस पूछने हैं जो हमारे रीडर्स को इस पोजीशन में पुट कर दें कि इसे आगे क्या होने जा रहा है, उसकी क्यूरियोसिटी, उसका इंटरेस्ट, उसकी दिलचस्पी अरोज हो। और ये क्वेश्चन जो है अपने अंदर टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा, बताएगा। वो कीवर्ड्स उठाएगा जो टॉपिक के अंदर हैं, वही कीवर्ड्स हमारे पास हमारे दोनों के दोनों क्वेश्चंस में नजर आने चाहिए। क्या ये कीवर्ड्स आपको इन लाइनों के अंदर नजर आ रहे हैं जो ऐसे के टॉपिक्स हैं, उसमें से जो वर्ड्स हैं वो क्या वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं? कैन अ टैक्स ऑन समथिंग वी कंज्यूम डेली, डू यू फील कि यहाँ पे आपके पास जो है वो वर्ड्स मौजूद हैं? एक्सीलेंट। अब हमारे पास जो है ये थीसिस स्टेटमेंट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हमें और भी जो है वो लाइनें, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट इसके अंदर जो है वो हम एंड पे पुट की हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे नहीं आने चाहिए थे। अच्छा जी, these questions lies at the heart of an ongoing debate over whether higher taxes should be levied on such unhealthy food options to promote healthier eating habits in a society. But right now हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं तरीकेकार को, अभी हम लिंक नहीं कर रहे हैं, वो बात की बात है। सो क्या एक क्वेश्चन को पोज करके जो है वो हम समझ सकते हैं? ये मेथड समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन कैसा होगा? रेट्रिकल क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन जो है वो हमारे क्वेश्चंस के अंदर इसका टॉपिक जो है वो नजर आना चाहिए। क्या ये हमें क्लियर हो चुका है कि हम अपने ऐसे को एक नए तरीके से फोर्थ नंबर वाला मेथड क्या है समझ चुके हैं? क्लियर है, ताकि हम यहाँ से आगे चलें। ग्रेट होगा। अब आगे चलिए, देखिएगा हमारे पास जो है, अच्छा कुछ भी थीसिस स्टेटमेंट को एक्सप्लिसिटली एंड पे मेंशन कर दिया है ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको मसला ना हो। बिगिन विद अ कोट। अब हमारे पास जब हम एक कोट से शुरू करते हैं, अच्छा लोग दो तरह से शुरू कर सकते हैं। द पीपल दे हैव टू ऑप्शंस व्हेनेवर दे आर टॉकिंग अबाउट द कोटेशन। व्हेन आई से कोट, आई डू नॉट मीन द कोट फ्रॉम एनी particular book, from anything like that. Being an aspirant of the competitive exams, my recommendation is that you need to memorize quotations on a daily basis. What I'm going to do is that I'm going to provide you a list of quotations. I will provide you a number of quotes that you may use in your essay. At the end of today's session, I will provide like 4 to 5 quotes, maybe are quotes on a single topic, but I will definitely provide you ample material on the quotations. So when we can start our essay with a quote, remember one thing, quote कोट करना बड़ी बात नहीं है। एक रिलेटेड कोट जो उससे मिलती जुलती है, जो उस पर फिट बैठती है, उसको कोट करना बहुत बड़ी बात है। देखिए ये एक टाइम टेस्टेड वे रहा है। दुनिया के अंदर सबसे मकबूल, सबसे अच्छा तरीकेकार जो समझा जाता है वो यही समझा जाता रहा है कि हम कोट से अपने ऐसे का स्टार्ट करें। लेकिन हम कोई भी ऐसी कोट हरगिज पुट नहीं करेंगे जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं, हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं। तो ये हमारे पास जो है वो टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो वो कोट हमें कोई फायदा नहीं देगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टॉपिक क्या है जिसके लिए मैंने लिखा, लेट मी राइट डाउन द टॉपिक ताकि आपको समझ में आ सके। टॉपिक था, इफ आई एम नॉट मिसिंग इट, पीपल हैव बिकम overly dependent on technology.
ये हमारे पास ये टॉपिक है, ठीक है। अब इस टॉपिक को जो है हमने एक्सप्लेन किया यहाँ। अब इसके लिए आगाज से मैंने लिया, टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट ए डेंजरस मास्टर। आपके पास रिलेटेड कोट है, पुट कर सकते हो, कोई पोइम आपको पता है, पुट कर सकते हो, लेकिन ये कोट के लिए लाजिम है कि हम भी देखेंगे, लाजिम है कि ये आपके टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हो, लाजिम है कि ये आपके टॉपिक को एलिब्रेट कर रही हो, लाजिम है ये आपके टॉपिक की एक्सप्लेनेशन दे रही हो, लाजिम है ये आपके टॉपिक की रेलिवेंस बता रही हो। अगर ये इम्पोर्टेंस पे बात नहीं करती, रेलिवेंस पे बात नहीं करती, एलिब्रेट नहीं करती, रिलेटेड नहीं है, तो ये कोट आपके लिए जहर कातिल है, आपके ऐसे का सत्यानाश कर देगी ये कोट। अगर आपने किसी रैंडमली थर्ड क्लास राइटर को कोट कर दिया जिसके बारे में आप ही मुश्किल से जानते हैं, आपकी गली मोहल्ले में कोई साहब लिखना शुरू हुए, योर माइक इज ओपन निश्वा, आई थिंक आप प्लीज इसे स्विच ऑफ कर लीजिएगा, हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपका शोर आ रहा है। सो हमारे लिए जरूरी था कि हम लोग जो हैं वो इसको देखें, अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो ये कोट हमारी बिल्कुल फजूल में चला जाएगा। तो रेलिवेंट कोट को यूज करना जरूरी है। चार्ल्स डिकन का लिखा हुआ एक बड़ा फेमस नावल भी आप वो अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859 में लिखता है, इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम। आई एम श्योर आपने देखा होगा, इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम। इसीलिए कहते हैं कुछ किताब में पढ़ो, किताबें पढ़ने से ज्यादा लिखना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो वो आप जो है वो कोट कर सकते हो। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में ये यूनिवर्सल कोट है, आप कोई प्लीज शेयर कर दीजिएगा क्लास में। इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट, इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस। आप ये लिख सकते। तो कोट हमारे पास नंबर 5 पे मेथड है। क्या ये क्लियर हो चुका है कि हम कोट से यूज कर सकते हैं, लेकिन कोट कैसे होगी ये भी मैंने समझा दी। क्लियर, यहाँ तक सब चीजें समझ में आ चुकी हैं? अच्छा जी। आमिरा, अब्दुल रहमान, अली रजा। अली रजा, आई एम हैप्पी, मुझे आपकी डीपी देखने का इत्तेफाक हुआ, आपने चाहत फतेह अली खान की को इस्तेमाल किया, तो हम चाहत साहब की आवाज़ के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो आपकी डीपी की वसातत से हमें उनकी उनका दीदार भी मुयस्सर हुआ, उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। फिज़ा शाकिर साहिबा, डॉक्टर हसन साहब, समझ में आ रहा है, मोहसिन शकील साहब, ये मानो कौन है? अच्छा जी, महानूर साहिबा, डॉक्टर आमिर मुख्तार साहब, मोहम्मद यूनुस साहब, ओके जी। सबा खान, वेलकम टू द सेशन। क्लियर हो गया जी, चलें। तो अली रजा साहब, आपने चाहत की डीपी जो है वो उनकी चाहत में लगाई है या कुछ और इसका मकसद है? कहीं ऐसा तो नहीं है आप उनकी जो है वो आवाज के फैन? अच्छा, मीम, ओके, ऑलराइट जी, आगे चलते हैं जी। अब जनाब हजूर वाला, ये तो वो तरीकेकार थे जो आप ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही नहीं। अब हमारे पास ये वो मेथड्स थे जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब वो वाले मेथड जो हैं, अच्छा जब आपने इनको पढ़ना है ना, आज के लिए ये फाइल आपके पास आ जाएगी, प्लीज आप अपना फोकस जो है वो इतने इतने पे रखिएगा, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो सकें, ये देखने के लिए कि टॉपिक से कैसे रिलेटेड है। अब आपने अपने ऐसे में क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, या यूं कह लीजिए कि वो बुरे तरीकेकार कौन से हैं जिन्हें तब इस्तेमाल कर सकते हो एवरेज तरीकेकार, कि जब कोई बस नहीं चलता, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो बस अब क्या करें सर। तो जब आप सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो कुछ ना करने से 40 नंबर लेने वाला ऐसे जो है वो लिखा इससे भी जा सकता है, इस टेक्निक से भी जा सकता है, लेकिन ये तब है जब आपके पास कोई और टेक्निक है। अच्छा, इस टेक्निक का नाम क्या है? वैसे तो इसका कोई नाम नहीं है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसे खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मैं इसे कहा करता हूँ कि कॉन्टेक्सचुअल टेक्निक जो है वो, इसमें स्टूडेंट्स क्या किया करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऑफ द ऐसे टॉपिक। आपको समझ नहीं आ रहा ऐसे टॉपिक,
जैसे साल 2023 के पेपर में एक टॉपिक था हमारे पास, एम्ब्रेसिंग इक्वालिटी बोथ पेरेंट्स एज्यूमिंग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग अ चाइल्ड, ये एक टाइटल है। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखिएगा, ना कोई टेक्निक है, ना कोई कोट है, ना कोई फैक्ट है, ना कोई स्टोरी है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। In a world where gender roles have been evolving rapidly, the traditional division of parenting responsibilities has come under scrutiny. The notion that mothers are solely responsible for child rearing while fathers focus primarily on providing financial support is being challenged by, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमने अपने टाइटल के बारे में मालूमात देना शुरू कर दी, दोनों पेरेंट्स के ऊपर शुरू हो गए, कोई टेक्निक यूज नहीं की, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के ऊपर फोकस किया और हम जो है वो अपना ऐसे स्टार्ट कर दिया। ये नॉट रिकमेंडेड टेक्निक है, लेकिन अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो है वो हमारे पास क्या इसमें आ क्या कह सकता है, समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तान की कोई रिसेंट लेजिस्लेशन पे टॉपिक आ गया है, लिख सकते हो। गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है, लिख सकते हो। कोई करंट अफेयर का टॉपिक है, लिख सकते हो। अब ऐसा क्यों है जनाब, हमारे पास जो है ऐसा क्या है, अगर इस टेक्निक को क्यों यूज नहीं करना चाहिए, क्यों यूज नहीं करना चाहिए? देखिए, आमतौर पे ऐसा लगता है ये कोई न्यूज कॉस्टर है जो बता रहा है, ठीक है। इन अ वर्ल्ड वेयर जेंडर रोल्स हैव बीन इवॉल्विंग रैपिडली, ये एक न्यूज की तरह लगता है। अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्टेक्स्ट को सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसके अंदर कोई भी इफेक्टिव इंट्रोडक्शन वाली टेक्निक्स जो है वो मौजूद नहीं है, ना तो आपका रीडर इसमें दिलचस्पी लेता है। इन अ वर्ल्ड वेयर जेंडर रोल्स हैव बीन इवॉल्विंग रैपिडली, कोई इसमें जो है वो इंटरेस्ट नहीं है। अगर इसी लाइन के बरक्स हम ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे जो है वो लाइनें पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये तक टू द फोस्टिंग हेल्दियर डाइटरी चॉइसेस, और ऊपर चले जाते हैं, हमारी अटेंशन को कैच करता है। डिड यू नो दैट ऑनलाइन लर्निंग हैज बीन फाउंड टू इंक्रीज इंफॉर्मेशन रिटेंशन रेट्स बाय 60%? इससे ऊपर चले जाएं, आपकी अटेंशन को कैच करता है। फॉर एग्जांपल, इट वाज अ चिली विंटर इवनिंग ऑन द स्कूल कॉरिडोर्स वर एम्प्टी एंड साइलेंट, और ऊपर चले जाएं, इवन स्टोरी भी आपकी अटेंशन को कैच कर लेती है, वंस अपॉन अ टाइम इन फ्रेंच टाउन पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे अटेंशन कैच नहीं होती। आपका रीडर जो है वो ही इज नॉट एंजॉयिंग द टेक्स्ट, सो आप जो है वो इसको अवॉइड करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट, ठीक है। सो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट को बता देना, ये कोई किसी किस्म का ऐसे राइटिंग का इंट्रोडक्शन नहीं है, उसको जो है आप अवॉइड करोगे। ये हमारे पास था कॉन्टेक्स्ट को बताना। एक और हमारे पास जो है वो तरीकेकार है जो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जब आपके पास जरूरत इजाद की माँ है, whenever you are in a fix, you are unable to take a decision, obviously, फिर तो आप इस पे जा सकते हो। ऐसे के अंदर जो भी टर्म्स है, बॉयज, जो एक स्लैंग है, कहा जाता है, इसका मीनिंग ये होता है कि द बॉयज दे कैन नॉट चेंज देमसेल्व्स, दे विल ऑलवेज बी बॉयज, यानी कि उनकी हरकतों की तरफ इशारा किया जा रहा है। ये हमारे पास एक एडिज है। अब ये क्या है कि मैंने इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर दिया, जो मेरे पास टर्म्स थी उन्हीं को एक्सप्लेन कर दिया। अब जब हम टर्म्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये क्या है, इज अ फेमिलियर एडिज ऑफन यूज्ड टू एक्सक्यूज और डाउनप्ले सर्टेन बिहेवियर। डू यू फील कि यहाँ पे कुछ ऐसा आपको लग रहा है जो कि इंटरेस्टिंग है? आपको कुछ इंटरेस्ट नजर आ रहा है इसमें? आपका रीडर पढ़ते हुए फील करेगा कि ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है, मुझे इसको पढ़ना चाहिए। जब हम टर्म्स ऑफ द ऐसे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब हम बता रहे हैं कि हमने जो टर्म्स थी उसी के बारे में उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, व्हाट डू यू फील? आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नजर आता है? रिमेंबर वन थिंग, हमें हमारा ऐसे जनरल साइंस का पेपर नहीं है, हमारा ऐसे करंट अफेयर्स का पेपर नहीं है, हमारा ऐसा ऐसे पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं है जहाँ पे हमें टर्म्स को ब्रेक डाउन करना है। नो, नॉट एट ऑल। ये हमारा इंग्लिश ऐसे का पेपर है जिसमें हमने इफेक्टिवनेस, आर्ग्यूमेंटेशन, कोहेरेंस, फ्लो और तमाम चीजों को बेहतर बनाना है। जब हम इन तमाम चीजों पे काम करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हम अपने ऐसे को डिफाइन कैसे करें। दैट इज समथिंग जो मैं आपको समझाना चाहता था।
मैंने आपके साथ कुछ मेथड्स वो बताए जिनसे आप काम करोगे, कुछ मेथड्स वो बताए जो आप नहीं करोगे। ये फाइल आपके साथ 100% शेयर हो जाएगी, आप उसको जो है इसको भी पढ़ोगे, आपको डिटेल्स पता चल जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है ताकि मैं आगे चल सकूं। हमें अक्सर औकात एक कमेंट हमें मिलता है, इससे आगे मैं बात करना चाह रहा हूँ थीसिस स्टेटमेंट। कुछ लोग जो हैं वो ये बताते हैं कि सर क्या ऐसा मुमकिन है कि हम पेपर के अंदर थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखें, थीसिस स्टेटमेंट को अवॉइड करें और फिर भी जो है हम अपना पेपर पास कर लें? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, बट फॉर नेटिव, वो लोग जो कि मुकामी हैं, जिनकी ये L1 है, पहली लैंग्वेज है, अगर आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को फ्लो के साथ बयान कर सकते हो, अगर आप अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर आपको पता है कि मुझे ट्रांजिशंस का इफेक्टिवली यूज करना आता है, अगर आपको लगता है कि आपको सारे के सारे ऐसे में कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं चाहिए जो आपको सेंटर की तरफ, एक मरकज की तरफ खींच के रखे, तो द आंसर इज यस। आपने जो स्टेंस लिया वो स्टेंस आपकी इंट्रोडक्शन में उसको नजर आ गया, वही जगह। बट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का ना तो फ्लो बेहतर रहता है, ना स्ट्रक्चर बेहतर रहता है, ना सब हेडिंग्स बेहतर रहती है, ना कोहेरेंस बेहतर रहती है, इसलिए हमने जो है वो थीसिस स्टेटमेंट को इनएविटेबल कर दिया, नेसेसरी कर दिया। लेकिन आंसर ये है कि इसके बगैर भी थीसिस लिखा जा सकता है, लेकिन नेटिव लिखता है, ठीक है, वो लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था जो पूछा था, तो मैंने उससे रिलेटेड जो है वो आंसर कर दिया। आप लोगों के लिए हमने ये लाजिम करार दे दिया कि थीसिस स्टेटमेंट होगी। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के बिल्कुल एंड पे वो हम किताब से इंशाल्लाह समझेंगे भी, बड़ी जबरदस्त हमारे पास किताब है एकेडमिक राइटिंग वाली, वहां से थीसिस स्टेटमेंट को डिटेल्स हम डिस्कस भी करेंगे। नहीं वो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। सिर्फ अभी ये समझ लें कि थीसिस स्टेटमेंट जो है, इसका मतलब है ये एक सिंगल सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस है। नंबर टू पे इसकी खूबी ये है कि आपके इंट्रोडक्शन के एंड पे ये आएगा। किसी ने कहीं पे भी थीसिस स्टेटमेंट पुट कर दिया, आगाज में कर दिया, वो ऐसे का इंट्रोडक्शन क्रॉस होगा, गलत होगा। आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हो, ठीक है सर। आई डिडंट से कि कोटेशन जो है वो नेसेसरी हैं। अब बहुत से लोग कोट्स यूज नहीं करते हैं, मैं कोट्स यूज नहीं करता हूँ, तो कोट्स दे आर नॉट नेसेसरी, नॉट एट ऑल। मैं हमेशा जब भी लिखता हूँ तो मैं फट से लिखता हूँ। मैं जब भी लिखता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं एंटीडोट की तरफ चला जाऊँ, मुझे वो मेथड अच्छा लगता है। तो कतन भी जरूरी नहीं है हमारे पास कि कोट्स ही हों, लेकिन हाँ ये भी जरूरी है कि कोट्स एक अच्छा इंप्रेशन देता है। अगर फॉर एग्जांपल जो है एक हमारे पास ऐसे आया था कि डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू आर सिटिंग एट अ रनिंग स्ट्रीम, तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का अगर हम हवाला दे देते हैं तो बहुत अच्छा। तो वो कोट्स अच्छा इंप्रेशन देते हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छा इंप्रेशन देते हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छे फैक्ट्स हैं तो वो भी ये दे सकते हैं। सो जी, थीसिस स्टेटमेंट जो है, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन प्लीज? थीसिस स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास इस्तेमाल तो होती है, इसके बारे में डिटेल से चीजें भी हम देखेंगे। लेकिन याद रखोगे कि थीसिस स्टेटमेंट और इंट्रोडक्शन तो तभी लिख सकोगे जब आपको राइटिंग टिप्स आती हो, ये पता होगा कि राइट करना कैसे है। ये बातें ना तो आज से पहले किसी के साथ शेयर की गई, और ना ही किसी ने सुना, ना किसी ने देखा। ध्यान से समझेगा, ये अपनी जिंदगी जो है वो तब्दील कर सकते हैं अगर आपने इन बातों को समझ लिया। और नहीं समझा तो जिंदगी जैसे चल रही है ऐसे ही चलती रहेगी, इल्ला कि आपने फिर जो है वो किसी से सीखा और उनको तब्दील किया, अप्लाई किया। देखो जिंदगी का एक ही असूल है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपको तब तक पेपरों से नहीं निकलने देगा, पीपीएससी आपको तब तक पेपरों से नहीं निकलने देगा जब तक आपको लिखना नहीं आ जाता। और लिखना जरूरी क्यों है यार हमारे लिए, क्यों हम लिखेंगे? देखो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे, मेरे पास
नहीं चले बैठा हुआ है, मैंने नहीं से कहा कि नहीं आप ऐसा मूवी आ गई है, मिशन इम्पॉसिबल के लेवल पे चले जाएं, आप ऐसी मूवी बनाएं। अब डेफिनेटली नईम का क्या आंसर होगा कि यस मैं मूवी बनाऊंगा, ठीक है। तो नईम जो है वो ही विल लाफ, वो कहेगा सर ये कैसा सवाल है, मैं कैसे इतना बजट ला सकता हूँ, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि मैं मूवी कैसे बना सकता हूँ। अच्छा मैं उन्हें कहता हूँ कि चलो फिर तुम न्यूयॉर्क के अंदर कोई होटल ले लो, ठीक है, तुम होटल ले लो, तो वंस अगेन उसने कहना है कि सर ये मुमकिन नहीं है कि मैं एक होटल न्यूयॉर्क में कैसे परचेज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसे कहूँ कि नहीं आप जो है वो लिखिए, राइट अप समथिंग, तो इट मीन्स कि द आंसर इज यस, वो लिख सकता है। अब ये रिलेटेड बात कैसे हो, देखो आप जिन चीजों को डू एबल समझते हो लेकिन करते नहीं हो, वो फिर आपके लिए नॉन डूएबल हो जाती है, ठीक है। राइटिंग जो होती है ना, ये समझा जाता है कि हम लोग नॉर्मल जिंदगी में समझते हैं ये तो राइटर्स का काम है यार, मुसन्निफों का काम है, ये जो जर्नलिस्ट जो है वो इसको देखेंगे, हमारा क्या काम है, ठीक है, जो उनका काम है जर्नलिज्म जो है वो इसको देखते रहे। हम लोग तो बिल्कुल इससे जो है वो रिलेटेड नहीं है। हम लोग जो है वो रोजाना डॉन के आर्टिकल्स को देखेंगे पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हम भी लिख सकें। हम जब हम लिखते नहीं है, हमारे लिए लिखना क्यों जरूरी है? एक सिविल सर्वेंट के लिए, एक सीएसएस सीएसपी के लिए, एक ब्यूरोक्रेट के लिए, एक असिस्टेंट कमिश्नर के लिए लिखना क्रूशियल होता है। क्यों क्रूशियल होता है? आपने लेटर्स लिखने होते हैं, आपने ड्राफ्ट्स लिखने होते हैं, लॉज पास करने होते हैं, आप जज होते हैं, आपने मीमोज सेंड करने होते हैं, आपको रिपोर्ट्स बतानी होती हैं, फॉरेन ऑफिस में हो आपको अपनी कंट्री की रिप्रेजेंटेशन करनी होती है। तो आप कैसे समझते हैं वो आपको जानने देगा? तो ये याद रखिएगा, अल्फाज बड़े कीमती हैं। अगर आप उन्हें आज प्रैक्टिस कर लोगे तो आज आपके लिए आसान हो जाएगा, कल करोगे तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट भी कल मिलेगा। पहली चीज जो है, एक चीज याद रखेंगे, राइटिंग इज पावरफुल। मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ कैसे आप करोगे। कुछ लोग अपनी सीएसएस की और पीएमएस की अटेम्प्ट जाया करने के बाद समझते हैं कि हम कैसे हम यहाँ से निकलेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे जो कि विलेजेस से होते हैं, दूर दराज के इलाकों से होते हैं, उनके लिए याद रखिएगा कि आप तब तक पास नहीं कर सकोगे जब तक आप लिखोगे। जो सिटीज में रहते हैं उनका इंट्रोडक्शन, उनका जो है इंटरेक्शन होता रहता है, वो मोस्ट प्रोबेबली उनके लिए थोड़ा आसान हो। राइटिंग लिखना इसलिए जरूरी है कि आपको जो है वो इट मेक टू थिंक यू क्लियरली। राइटिंग मेक्स यू थिंक क्लियरली, ये आपको बताता है अपने सोचना कैसा। अब देखें, आप जब बात करें ना, हम लोग माइंड में क्लास ले रहे हैं, माइंड में कई चीजें चल रही हैं, कभी ध्यान इधर चला जाता है, हर क्लास में, इवन फिजिकल क्लासेस में कभी कुछ चला जाता है, कभी कुछ चला जाता है। यही डिस्ट्रैक्शन जो है वो जब हम लिख रहे होते हैं, यही हमारे पास डिस्ट्रैक्शन आती हैं राइटिंग्स में। ये प्रैक्टिस है जो हमें बताती है कि हमने किस तरह से अपने आप को फोकस करना, ठीक है, हमारा जो है वो फोकस काम पर आएगा। ये राइटिंग है जो हमें ये सिखाती है कि किस तरह से एक फोर्स जो है वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाती है, जो कनेक्शन जो आप बनाते चले जाते हो उनमें कोहेरेंट आती है, ठीक है, कोहेरेंट जो है वो आप रहते हो, कोहेरेंस के साथ लिखते हो। अब राइटिंग जो है ये एक ही चीज से आएगी और वो आएगी आपकी प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। राइटिंग, बाज मौकों पे राइटिंग जो है वो थेरेपी के तौर पर भी काम करती है, ठीक है। सो जी, राइटिंग में आप जो है वो जो चीजें पढ़ते हो, जो चीजें समझते हो, उनके ऊपर जरूर लिखा करो। जो असाइनमेंट्स दी जाती हैं उनके ऊपर जरूर लिखा करो। कोहेरेंस आपके पास इसी तरह से आएगी, ट्रांजिशंस आप इसी तरह से यूज करोगे। एक चीज जो है, आप लिखें, अगर कोई नहीं पढ़ता तो भी आपने खुद से उसको जो है वो अपने लिए लिखोगे, यार मैं इसको खुद से पढ़ूंगा, ठीक है, अपनी राइटिंग्स को खुद पढ़ो, ठीक है, फेसबुक यूज करते हो वहां पर लिखो, ठीक है। सो अवॉइड इट के जो आपकी है ना इमोजीज का यूजेज जो होता है, आप लिखते नहीं हो, वो अल्टीमेटली आपकी स्किल्स जाया होती चले जाती हैं। ईडीएम्स आप याद करते हो डेली बेसिस पे, ईडीएम्स को अप्लाई करते चले जाओ, ठीक है, जितने भी आईडीजीज आपने यूज की हैं उनको लिखो। राइटिंग जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप नहीं करोगे, आपकी स्किल्स जो है वो वैनिश होना शुरू हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखोगे कि पेपर में बैठे हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते।
ये हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं राइटिंग्स के बारे में। और राइटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, एक सीएसएस के एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि आपके के सारे पेपर जो हैं वो तहरीरी तौर पर होंगे, ना कि कोई भी ऐसा पेपर जो कि आपसे वर्बली तौर पर उन्होंने सुन लेना। तो इट इज़ नॉट द केस। हमारे पास राइटिंग के हवाले से यही चीज़ें, फिर डायग्राम्स कहाँ पे क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज मैं जो है वो यहाँ पे रुकूंगा। हमारे पास जो ऐसे के पहला जो मैंने आपके साथ पेपर सीएसएस 2023 है, कोई सा अपनी मर्जी का टॉपिक उठाएं, एक टॉपिक उठाएं, उस एक टॉपिक के ऊपर कोई सी एक टेक्निक लगाएं और उसका इंट्रोडक्शन लिखें। एक चीज, पहली असाइनमेंट, एक इंट्रोडक्शन, 10 लाइनों से ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए आपका किसी भी हालत में। नंबर टू जो है वो आपके पास जो है पहली असाइनमेंट ये है, एक इंट्रोडक्शन का पैसेज लिखेंगे। दूसरा जो है, एक आप जो है वो लेटर लिखेंगे। नईम साहब आपके साथ एड्रेस शेयर कर देंगे। ईमेल आई एम श्योर कि आप सबको पता है, डॉन न्यूज़पेपर हमारे पास है। डॉन के अंदर जो है वो आप एक लेटर लिख देंगे। डॉन है, डेली टाइम्स है, आपके पास जो है वो द ट्रिब्यून है। इन तमाम पेपर्स के अंदर 4-5 पेपर्स के जो है वो, नईम साहब डिड आई शेयर द लिस्ट ऑफ दीज ईमेल्स, ईमेल एड्रेसेस आपके साथ मैंने शेयर किए थे, आपके पास हैं? मुझे जरा गाइड कीजिएगा, वरना मैं दोबारा शेयर कर दूं। अगर नहीं तो ये निश्वा कर देंगे, इन्होंने भी एक दफा बताया था कि ये भी न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं, बल्कि दिखाया था। अच्छा चलें, ये मैडम साहबा जो है वो करते हैं, अगर नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली मैं कर दूंगा। डॉन के अंदर एक इशू जो है वो आपने सबने जो है वो उसके ऊपर लिखेंगे। मुख्तलिफ इश्यूज हो सकते हैं। आप क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, ये आपका टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान। इसके ऊपर जो है वो क्लाइमेट चेंज एंड पाकिस्तान, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो लिख दीजिए। इलेक्शंस इन पाकिस्तान, इसके ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, टीटीपी, हमारे जो दहशतगर्दी है, इसके ऊपर लिख दीजिए। कुछ भी लिखें, ठीक है, लेकिन ये आपने जो है वो एक लेटर इनको पोस्ट करना है। और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने पोस्ट करना है? ईमेल अगर नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, यूट्यूब पर जाके लिखें हाउ टू राइट एन ईमेल, आपको वो बता देगा। आपने सीसी के अंदर जो है वो लेना है, सीसी वहां पे होता है, सीसी में आपने लेना है MOCC live@gmail.com। इसकी एक कॉपी आपकी न्यूज़ की, जो आपने लेटर लिखा, वो मेरे पास आ जाएगा। पीएमएस के एस्पिरेंट्स के लिए ये तो लाजिम है, उनमें तो लेटर राइटिंग का क्वेश्चन भी आ जाता है। ये क्यों आपके लिए ज़रूरी है? ताकि आप लिख सकें, और ये आज न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है आपका। ठीक है, ठीक है। नहीं, पब्लिश वैसे होता नहीं है ना, पब्लिश नॉर्मली जो है वो जब अच्छा लिखेंगे तब भी इनका होगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि लिखा क्या है, प्रॉब्लम्स आएंगी कहाँ कहाँ पे ना। तो MOCC live@gmail.com को सीसी में लेंगे, और वो आपने जो है वो जनाब लेटर जो है वो लिखना। ऑप्शनल एक्टिविटी है, जो करेंगे उनको ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि लेटर ऑन लाइफ में भी बहुत सी जगहों पे फायदा होगा। और अगर लेटर आपका पब्लिश हो जाता है तो इट मीन्स ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। सिंपल सा है, आप सबके मोबाइल में जीमेल है, ओपन करो, ठीक है, एड्रेस उस डॉन का जो है वो गूगल पे जाके लिख लो, डॉन ईमेल एड्रेस जो है वो, सनीना भी जो है वो इसको जानती हैं, वो भी शेयर कर सकते हैं इन एड्रेसेस को। तो आपने लेटर्स जो है वो करना है। ये एक्टिविटी लिखने की एक्टिविटी, अगर किसी को लगता है कि वो ऐसे को याद करके पास कर जाएगा, याद करने वाली चीजें हैं लेकिन वो बहुत कम है। अगर ऐसा बंदा जिसको थोड़ी बहुत हाव नो है फैक्ट्स एंड फिगर्स की, लेकिन वो लिखता अच्छा है, वो ऐसे पास कर सकता है। ठीक है, वो ऐसे में से निकल सकता है, वो ऐसे को आसानी से क्रैक कर सकता है। ये हमारे पास है जी आज की डिटेल्स। क्योंकि इसमें राइटिंग एक्टिविटी होगी, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अभी जब क्लास खत्म होती है तो आप ये दोनों काम करने के बाद, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद, और उसके बाद जो है वो जो भी वट एवर योर असाइनमेंट इज, जो भी आपकी मसरूफियत है, उसको उसके बाद रिज्यूम करें। आई एम लीविंग द क्लास एट 10:30। आप 11 तक से वो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिख लें, और एक लेटर जो है इससे आप ईमेल उनको करके, डॉन है आपके पास, डेली टाइम्स है, ट्रिब्यून है, इन पे आप करने के बाद देखें। कोई और क्वेश्चन है आपका तो वो पूछा जा सकता है। मैंने वोकैबुलरी आपसे रिक्वेस्ट की थी, वोकैबुलरी मुश्किल काम नहीं है जी। कल की क्लास से पहले आप जो है वो जुलाई वाली फाइल आपके साथ शेयर हो जाएगी, वोकैबुलरी वाली, बल्कि हो चुकी है आज।
उस सारी की सारी वोकैबुलरी को रिविजिट रिवाइज करके आना। मुश्किल नहीं है, आसान है। आपके पास हार्डली जो है वो कुछ 300 के करीब वर्ड्स बनते होंगे, उनको आपने रिवाइज करके आना है। दैट इज समथिंग फॉर टुडे। मैं 2 एक्टिविटीज के साथ आपको लीव कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है जो पूछना चाहें तो पूछा जा सकता, वरना आपको मैं एक्टिविटीज के लिए टाइम दे रहा हूँ 11 PM तक। यू आर बाउंड कि आप जो है वो इंट्रोडक्शन या लेटर में से एक एक्टिविटी कम से कम जरूर करें। चलें जी, दैट्स ऑल एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।